Hi friends, welcome again. Now we are discussing about the part number 5 of the chapter 3 orders. So let's begin with the rights given to the lords. So in this we discuss about which type of rights were given to the lords by king. So first right was the lord could raise the troops known as the feudal lives. कि लॉर्ड है वो नॉर्मली कोई भी ट्रूप्स है आर्मी है उसको रेज कर सकता था जिसको कि फ्यूडल लेवीज के रूप से जाना जाता था। अब इसको फ्यूडल लेवीज के नाम से क्यों जाना जाता था, उसको डायरेक्टली उन्होंने बेसिकली आर्मी का नाम क्यों नहीं दिया, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि लॉर्ड है, लॉर्ड के ट्रूप्स को क्या नाम दिया जाता था। तो फ्यूडल लेवीज का मतलब ये है कि देखिए किंग है जो कि पूरी लैंड का मालिक समझा जाता था और किंग की साइड से जो लैंड है वो लॉर्ड को सौंप दी जाती थी और उस लैंड से जो भी प्रोडक्शन होता था उसके बेस पे जो टैक्सेशन लिया जाता था लॉर्ड के द्वारा वो एक लेवी के रूप में लिया जाता था। तो ये टैक्सेशन एक तरीके से इनडायरेक्टली वो राजा के बिहाफ पे ले रहा था। तो इस टैक्सेशन के बदले में उसे राजा को जब भी आवश्यकता होती है तो उसे एक आर्मी सौंपनी होती थी, तो इसीलिए उसके द्वारा जो आर्मी का गठन किया जाता था उस आर्मी को फ्यूडल लेवीज के रूप में जाना जाता था। लॉर्ड ऑल्सो हैड द राइट टू मिंट द कॉइन, कि लॉर्ड के पास ये भी राइट था कि वो अपनी जो एस्टेट थी उस एस्टेट के लिए डिफरेंट टाइप्स के ट्रेड वगैरह के लिए वो कॉइन्स है उनको भी मिंट कर सकता था, कॉइन भी डाल सकता था जिसके ऊपर देखिए उसका पिक्चर्स वगैरह बनी रहती थी। अब नाइट्स है वो एक डिस्टिंक्टिव ग्रुप, मतलब एक शुरुआती, यदि थ्री ग्रुप्स को देखोगे तो तीन ग्रुप हैं। आपका क्लर्जीशिप है, उसके बाद आपका लॉर्ड्स, ये पूरे लॉर्ड्स वगैरह को मिलाकर जो आपका नोबल क्लास है वो, और थर्ड पीजेंट्री सिस्टम है। लेकिन जैसे जैसे ये सिस्टम आगे डेवलपमेंट कर रहा है तो हम देख रहे हैं कि एक नया ग्रुप इसमें, एक सब ग्रुप इसे बोल सकते हैं, वो उभर के आ रहा है जिसका नाम है नाइट्स। इन नाइट्स को यदि देखोगे तो मिडिवल ग्रुप में जब लगातार आपस में बैटल शिप्स हैं वो होने लगी तो बैटल शिप्स में लगातार जो क्लेवरी है, जो घुड़सवार हैं, उन घुड़सवार सैनिकों की आवश्यकता बढ़ने लग गई। इससे पहले बेसिकली जब भी आपस में कोई बैटल्स होती थी तो जो भी पीजेंट्स होते हैं उन्हीं पीजेंट्स को आर्मी में रिक्रूट किया जाता था और उनसे युद्ध किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो ये महसूस किया गया लॉर्ड्स के द्वारा कि अब उन्हें एक ऐसी प्रोफेशनल आर्मी की आवश्यकता है जो कि युद्ध में उनको जिता सके, क्योंकि नॉर्मली पीजेंट्री क्लास होती है वो तो बाकी टाइम तो खेतों में काम कर रही है और जब बैटलशिप की कोई बैटल होता था तो उसे उसे रिक्रूट किया जाता था, तो इस प्रकार की आर्मी है वो हमेशा कमज़ोर रहती थी। तो इसलिए एक प्रोफेशनलिज्म आया आर्मी में, तो इस प्रोफेशनलिज्म में कुछ आर्मी में ऐसे ग्रुप्स बने जिनको नाइट्स के नाम से जाना गया है। अब ये नाइट्स कैसे काम कर रहे थे? द रेगुलर लोकलाइज्ड वार्स इन यूरोप इनसफिशिएंट एमेचर पीजेंट सोल्जर्स, कि जब यूरोप में लगातार जो स्थानीय रूप से युद्ध हैं वो लगातार बढ़ने लग गए, तो जो पीजेंट सोल्जर्स यानी कि जो खेती का काम करने वाले जो सिपाहियों से जो एमेच्योर आर्मी, यानी जब आवश्यकता हो तब एक आर्मी तैयार की जाती थी, वो अब इनसफिशिएंट होने लग गई। absence ऑफ गुड कैलवरी लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ नाइट्स। साथ ही जो पीजेंट्री क्लास से जो रिक्रूटमेंट होता था वो नॉर्मली पैदल सैनिकों के रूप में काम करते थे। लेकिन अब ये महसूस किया जाने लगा लॉर्ड के द्वारा कि अब उन्हें अच्छे घुड़सवार सैनिकों की आवश्यकता है, तो इसी से नाइट्स का सिस्टम है उसका इवोल्यूशन हुआ है। देव वर अंडर द लॉर्ड्स, ये नाइट्स थे वो लॉर्ड के अंदर ही काम करते थे, ये लॉर्ड की एक तरह से प्रोफेशनल आर्मी बन गई थी। दे पेड हिज लॉर्ड कस्टमरी फीस एंड प्लेज टू फाइट फॉर हिम इन वार। तो नाइट्स हैं वो अपने लॉर्ड को एक रस्म के रूप में, एक सम्मान के रूप में एक फ़ी पे करते थे और उसके सामने प्रतिज्ञा करते थे कि वो उसके बिहाफ पे युद्ध में, उसकी साइड से युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके बदले में नाइट्स को क्या मिलता था? द लॉर्ड्स ग्रांटेड ए पीस ऑफ लैंड, तो इसके बदले में जो लॉर्ड होता था, जो जिसके पास वहाँ पे उस मेनोरियल स्टेट में कई सारी ज़मीन का पार्ट होता था, तो उस ज़मीन के पार्ट में से वो कुछ हिस्सा नाइट्स को प्रोवाइड करता था जिसे कि फीफ नाम दिया गया था। तो याद रखिएगा एमसीक्यू में, जो नाइट्स की ज़मीन है उसका नाम फीफ है और लॉर्ड की जो ज़मीन वाला है उसका नाम मेनोरियल स्टेट है। ये जो फीफ है वो नॉर्मली 1000 से 2000 एकड़ या उससे ज़्यादा की हो सकती थी फॉर नाइट्स इन ल्यू ऑफ देयर सर्विसेज। और ये फीफ या ज़मीन का टुकड़ा उसे इसलिए दिया जाता था क्योंकि वो लॉर्ड को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। अब नाइट से रिलेटेड कुछ और बातें। द लॉर्ड गेव द नाइट ए पीस ऑफ लैंड कॉल्ड द फीफ, लॉर्ड है वो नाइट को ज़मीन का एक टुकड़ा देता था जिसे फीफ का नाम दिया जाता था। अब नाइट के फीफ में भी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती थी, जिस प्रकार से मेनोरियल स्टेट है वो एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी के रूप में काम करता था कि वहाँ पे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे।
तो इसी प्रकार से कोशिश की जाती थी कि फीफ के रूप में उसे जो ज़मीन का टुकड़ा दिया जा रहा है वो भी एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी के रूप में कंसिडर्ड हो। तो इसलिए उसमें फीफ के अंदर उसे क्या क्या दिया जाता था, ए हाउस फॉर हिम एंड हिज फैमिली, कि नाइट के खुद के और अपने परिवार के रहने के लिए उसे एक घर दिया जाता था। चर्च सेटलमेंट ऑफ डिपेंडेंट्स टुगेदर विद वाटर मिल एंड वाइन प्रेस, इसके अलावा उसके इलाके में उसे भी एक चर्च बना के दिया जाता था जहाँ पर वो संडे को अपने परिवार और अपने जो फॉलोवर्स हैं उनके साथ जिंगल बेल कर सके। इसके अलावा उसे एक वाटर मिल और एक वाइन प्रेस यानी वाइन निकालने के लिए एक जो प्रेसिंग मशीन होती है वो भी उसे उससे उसके फीफ में प्रोवाइड की जाती थी। द पीजेंट्स कल्टिवेटेड द लैंड्स ऑफ द फीफ, जो फीफ की जो ज़मीन होती थी उसके ऊपर जो कल्टीवेशन का काम है वो किसानों के द्वारा किया जाता था। अब एक शर्त यह भी थी कि नाइट कुड सर्व मोर देन वन लॉर्ड बट रिमेन लॉयल टू हिज ओवन लॉर्ड। एक हो सकता है कि एक नाइट है वो एक से ज़्यादा लॉर्ड को अपनी सर्विस दे सकता था, लेकिन जो उसका मैन लॉर्ड होता था उसे उसके प्रति हमेशा लॉयल रहना होता था। इसको समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए दो लॉर्ड हैं ए और बी, और एक नाइट है वो ए के लिए पहले रिक्रूट हुआ है, लेकिन वो चाहे तो अपने सर्विस बी को भी दे सकता है, लेकिन वो ए के लिए लॉयल कैसे रहेगा? यदि ए और बी के बीच में कोई बैटल होती है तो वो हमेशा ए की ओर से ही पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन यदि मान लीजिए किसी सी के साथ कोई बैटल हो रही है तो वो बी की साइड से सी के साथ बैटल में पार्टिसिपेट कर सकता है। समझ रहे हो? अब हमारे दो ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं, तो नाउ वी लेट्स मूव ऑन द थर्ड ऑर्डर, द पीजेंट्स। फ्री पीजेंट्स एंड सर्फ। पीजेंट्री क्लास थे उसके दो पार्ट थे। सर्फ का मतलब होता है दास लोग जो कि स्लेव के रूप में काम करते थे, और फ्री पीजेंट्स यानी स्वतंत्र रूप से किसान लोग। ये उस पीजेंट्री क्लास के वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल के रूप में दो पार्ट है, फ्री पीजेंट्स एंड दी सर्फ। अनपेड लेबर सर्विसेज फॉर लोड यूजुअली 3 days इन ए वीक। अब जो फ्री पीजेंट्स हैं उनको भी, सर्फ हैं वो तो वैसे ही लोड के लिए पूरी तरह से स्लेव के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन जो फ्री पीजेंट्स हैं उनको जो लोड जो फ्रीडम प्रोवाइड जो प्रोटेक्शन दे रहा है उसके बदले में उन्हें अपनी सर्विस देनी होती थी लोड को, यानी कि उन्हें वीक में कम से कम 3 दिन, देखिए संडे होगा जिंगल बेल छुट्टी का दिन, तो बच गए वीक के 6 days, तो 6 में से 3 days वो अपने खेतों में काम करेंगे और 3 days वो अपने लोड के खेतों में काम करेंगे। द मैन हैड टू रेंडर मिलिट्री सर्विस एटलीस्ट 40 days एवरी ईयर। इसके अलावा जो पीजेंट्स हैं उनमें जो पुरुष लोग हैं उनको साल में कम से कम 40 दिन की सैनिक सेवा भी अपने लोड को देनी होती थी। अब परिवार में जो महिला और बच्चे होते हैं वो क्या काम करते थे? वो जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि वो लोड के जो मेनोरियल स्टेट है उसमें वो टेक्सटाइल बनाती थी महिलाएं, मेड क्लॉथ, कैंडल्स बनाती थी एंड प्रेस्ड ग्रेप्स टू प्रिपेयर वाइन फॉर द लॉर्ड्स यूज। और इसके अलावा जो बच्चे होते हैं वो वाइन प्रेसिंग मशीन में जो ग्रेप्स होते हैं, वाइन आपको पता है ग्रेप्स से बनती है, तो जो ग्रेप्स होते हैं उनकी प्रेसिंग का काम बच्चों के द्वारा किया जाता था ताकि लॉर्ड के यूज़ के लिए वाइन को तैयार किया जा सके। अब यहाँ पे राजा के द्वारा भी, यदि फ्रेंच रेवोल्यूशन में याद हो तो दो टाइप के टैक्सेस लगते थे। एक टैक्स है जो कि चर्च के द्वारा लिया जाता था और दूसरा टैक्स है वो राजा के द्वारा लिया जाता था। तो राजा के द्वारा जो टैक्स पीजेंट से लिया जाता था वो डायरेक्ट टैक्स होता था। द डायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड ऑन पीजेंट्स बाय द किंग टेली, और जो टेली जो टैक्स है ये पीजेंट्स को राजा को देना पड़ता था, और टीथ टैक्स है वो पीजेंट्स किसको पे करते थे? चर्च को पे करते थे। द क्लेर्जी एंड द नोबल्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग दिस, जबकि जो क्लेर्जी और जो नोबल क्लास है उसे ये टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में यदि आपको याद हो तो सोसाइटी में 3 ग्रुप थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। और फर्स्ट स्टेट में एक चर्च शामिल था, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड स्टेट में नोबल क्लास था और थर्ड स्टेट में पीजेंट्स थे। और वहाँ भी आपको याद हो कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, और थर्ड स्टेट 2 टाइप के टैक्स देता था, यानी पीजेंट्स वहाँ पे 2 टैक्स दे रहे थे। तो ये पीजेंट्री क्लास वही है, क्योंकि वहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन ये सारा सिस्टम फ्रांस से ही निकला है। यहाँ पे उसका नाम 3 ऑर्डर्स है और वहाँ पे उनको 3 स्टेट्स बोला गया था। तो पीजेंट्स यहाँ पे 2 टाइप के टैक्स दे रहे हैं। पहला टैक्स जो कि चर्च को पे कर रहे हैं, जो कि टीथ के नाम से जाना जाता था, और एक टैक्स जो पीजेंट्स हैं वो किंग को देते थे, जो कि उनका डायरेक्ट टैक्स टैली के रूप में जाना जाता था। नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, कि इस समय पर्टिकुलर जो मिडेवल यूरोप में जो सोशल और इकोनॉमिक रिलेशन थे इन तीनों ऑर्डर्स के बीच में, इसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स थे? तो पहला जो फैक्टर था वो था एनवायरनमेंट, क्योंकि उस समय यूरोप का यदि एनवायरनमेंट आप देखोगे कि बीच में अचानक से यूरोप का एनवायरनमेंट कोल्ड एनवायरनमेंट रहता है, उसके बाद वार्म एनवायरनमेंट होता है।
तो यहाँ पे पहले भी हमने बात की थी कि हिस्ट्री को हमेशा ज्योग्राफी के साथ पढ़े जाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए कोल्ड एनवायरनमेंट होगा तो सीधा सा फैक्टर्स क्या होगा कि कोल्ड के कारण क्या होगा कि आपकी जो एग्रीकल्चर में जो टाइम है वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर समय बर्फ़ रहेगी तो आप उतना खेती में काम नहीं कर पाओगे, तो आपका प्रोडक्शन कम होता चला जाएगा। प्रोडक्शन कम होगा तो यदि आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसको खाने के लिए अनाज नहीं मिल पाएगा। वार्म क्लाइमेट होगा तो आप ज़्यादा समय तक ग्रेनरीज का प्रोडक्शन कर पाओगे। ठीक है, इन सब चीज़ों का इम्पेक्ट आपका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक और सोसाइटी के ऊपर इम्पेक्ट इसका देखने को मिलता है। तो एनवायरनमेंट की यदि हम बात करें, फ्रॉम 5th to 10th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द यूरोप वाज कवर्ड विद वास्ट फॉरेस्ट। 5वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में यदि पूरे यूरोप को आप देखोगे तो ज़्यादातर यूरोप है वो बड़े बड़े विशाल वन्य क्षेत्रों से, फॉरेस्ट से घिरा हुआ था। लैंड अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर वाज लिमिटेड, और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जो ज़मीन थी वो बहुत ही लिमिटेड थी। पीजेंट्स वर डिससेटिस्फाइड विद देयर कंडीशन, तो इसके कारण देखिए पीजेंट्स है वो डिससेटिस्फाइड थे अपनी कंडीशन से, क्योंकि पीजेंट्स को तो टैक्सेशन भी देना पड़ता था और ज़मीन थी वो कम थी, तो उससे प्रोडक्शन भी कम होता होगा और टैक्सेशन उनको ज़्यादा पे करना होता होगा, तो अपने परिवार के लिए भी इतना अनाज नहीं प्रोडक्शन कर पा रहे होंगे, इसलिए दे वर डिससेटिस्फाइड विद देयर कंडीशंस। ऑपरेशन टेक रिफ्यूज इन दी फॉरेस्ट, और जब भी उनको ऑपरेस किया जाता था, उनके ऊपर कुछ प्रेशर राजा या लॉर्ड के द्वारा डाला जाता होगा, तो पूरे यूरोप में फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा था, तो पीजेंट्स क्या करते थे, खेतों को छोड़कर वन्य क्षेत्रों में, फॉरेस्ट के इलाकों में भाग जाया करते थे। ये सिनेरियो आपको इंडिया का यदि एंसेंट इंडिया या मिडेवल इंडिया को आप पढ़ोगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में राजा के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्सेशन या ऑपरेशन से कई बार गाँव के गाँव अपने गाँव को छोड़कर वनों में भाग जाते थे। इंटेंसली कोल्ड क्लाइमेट, अब इंटेंसली कोल्ड क्लाइमेट है वो कैसे इम्पेक्ट डालता था। लॉन्ग विंटर शॉर्ट ग्रोविंग सीजन, लंबी सर्दियाँ होंगी तो आपको ग्रोविंग सीजन है, खेत में अनाज उगाने के लिए जो टाइम चाहिए वो शॉर्ट होता चला जाएगा। फॉर क्रॉप्स, जिसके कारण रिड्यूस यील्ड्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से जो टोटल प्रोडक्शन होना चाहिए वो रिड्यूस हो जाएगा। अब 11th सेंचुरी से यूरोप है उसका क्लाइमेट चेंज हो रहा है। फ्रॉम 11th सेंचुरी यूरोप एंटर्ड वार्म फेज, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज। 11वीं शताब्दी से यूरोप है वो एक वार्म फेज में, एक गर्म क्षेत्र, गर्म जो आपका कोल्ड फेज, और से अब वार्म फेज में प्रवेश कर रहा है, जिससे कि एवरेज टेम्परेचर वो बढ़ जाता है। लॉन्गर ग्रोइंग सीजन, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्रोइंग का सीजन है वो लंबा हो गया। वो लंबा हुआ तो क्या होगा, धीरे धीरे किसानों ने फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू कर दिया, और फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू किया तो धीरे धीरे एक्सपेंशन ऑफ एरिया अंडर कल्टीवेशन, खेती के लिए जो एरिया है वो लगातार उसका एक्सपेंशन होता चला गया। तो इससे क्या हुआ होगा, प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ा होगा। ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ होगा तो राजा को ज़्यादा टैक्सेशन मिला होगा, राजा को ज़्यादा टैक्सेशन मिला होगा तो राजा ने कई जगह पे उसको यूटिलाइज करते हुए अपने को और ज़्यादा पावरफुल बना लिया होगा। तो इस प्रकार से एनवायरनमेंट भी एक इम्पोर्टेंट, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी पर्टिकुलर जगह की हिस्ट्री को समझने के लिए। तो ओके, रेस्ट चैप्टर है वो हम अगले पार्ट में कंक्लूड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।